हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का पेपर 2 का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम द म्यूलेरियन डक्ट एंड इट्स एनोमलीज। मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मुलेरियन डक्ट किस प्रकार बनता है और मुलेरियन डक्ट से के बनने के समय क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ मतलब एनोमलीज़ क्या क्या उसमें दुष्प्रभाव हो सकते हैं या मतलब किन किन गलत तरीक़ों से उसमें डिफॉर्मिटी आ सकती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट्स ऑल्सो नोन एज पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काहे से बनता है, मुलेरियन डक्ट से बनता है। मुलेरियन डक्ट को हम लोग पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, विच आर द पेयर ट्यूब्स प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल एम्ब्रियोस। ये जो होता है मुलेरियन डक्ट होता है, ऐसा नहीं होता ये सिर्फ एम्ब्रियो के समय मेल में ही होता है या फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है। लेकिन मेल में AMH यानी कि एंटी म्यूलेरियन हार्मोन की वजह से ये उसको उस डक्ट को इनएक्टिव करके और डिजेनरेट करा देता है। लेकिन फीमेल्स में जो कि ये हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता, इसके कारण ये फंक्शनल हो जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में मदद करता है। ठीक है, In males, the presence of anti-Mullerian hormone causes the Mullerian duct to degenerate, preventing the development of the female reproductive organs. Males में क्या होता है, मैंने बताया था मेल्स में क्या होता है, एंटी-म्यूलेरियन हार्मोन एक हार्मोन होता है जो कि प्रेजेंट होता है मेल्स में, फीमेल्स में नहीं होता है। ठीक है, causes the Mullerian duct to degenerate। इसकी वजह से क्या होता है, म्यूलेरियन जो डक्ट्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, म्यूलेरियन जो डक्ट हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, Mullerian ducts originate from cilium epithelium and grow causally along the Walfian ducts which develops into the male reproductive structures। देखो Mullerian ducts कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, सीलिमिक एपिथेलियम से ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, जब आप इसकी पूरी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, बेसिकली जो आपने एनाटॉमी में पढ़ी होगी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्टोलॉजी, तो सिलोमिक एपिथेलियम होता है, वहाँ से ये निकलता है। ठीक है, अलॉन्ग विद द वेल्फियन डक्ट्स विच डेवलप्स इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि फर्दर डेवलप होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्टेज। इन्हें वेल्फियन डक्ट्स को हम लोग मीजोनेफ्रिक डक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स भी नाम आता है। ठीक है, इन फीमेल्स एब्सेंस ऑफ AMH यानी एंटी म्यूलेरियन हार्मोन अलाउज मुलेरियन डक्ट्स टू फ्यूज एंड डीजनरेट टू फॉर्म यूट्रस, फलोपियन ट्यूब्स एंड अपर पोर्शन ऑफ द वेजाइना। ठीक है, फीमेल्स में जो कि एंटी म्यूलेरियन हार्मोन्स नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है, डक्ट्स टू फ्यूज, इसकी वजह से मुलेरियन डक्ट जो होते हैं फ्यूज होते हैं, एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म, इसकी वजह से ये क्या क्या बनाते हैं, म्यूलेरियन डक्ट से क्या क्या बनता है बेसिकली हम लोग देख रहे हैं, यूट्रस, फलोपियन ट्यूब्स एंड द अपर पोर्शन ऑफ वेजाइना। ठीक है, इसके बाद क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और क्या फिर वहाँ से क्या फीमेल्स में बनता है। जैसे जेनाइटल ट्यूबरकल से क्लाइटोरिस बनता है, गोनेडल रिस से ओवरी बनती है, जेनाइटल स्वेलिंग से लेविया मेजोरा बनता है, वेल्फियन डक्ट से अपेंडिक्स ऑफ ओवरी, ग्राइटेनस डक्ट और मुलेरियन डक्ट से बनता है यूट्रस, सर्विक्स, फलोपियन टिप्स एंड अपर पोर्शन ऑफ वेजाइना। ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करते हैं मुलेरियन डक्ट असल में होते क्या। देखो ये जो एम्ब्रियो स्टेज है, यहाँ पर देखो दोनों में ये स्टेज आती है डक्ट फॉर्मेशन, तो दोनों में मुलेरियन डक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, इस डक्ट का फ्यूजन होता है और प्राइमरी ओवरीज बन जाती हैं। लेकिन मेल्स में क्या होता है, मेल्स में ये डक्ट जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ये जो डक्ट मुलेरियन डक्ट्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है, वो क्या होता है, डीजनरेट हो जाते हैं। और ये गोनेट्स हैं, तो गोनेट्स वहाँ पर टेस्टिस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ओवरीज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये मुलेरियन डक्ट जो फीमेल्स में आके फ्यूज हो गए, तो फ्यूज होने के बाद ये क्या करते हैं, फिर फर्दर देखो ये जो पिंक जैसा बन रहा है उसी से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, इसी जो पिंक वाला पोर्शन है इसे मुलेरियन डक्ट कहा जाता है, इसी से आगे चीज़ें बनती हैं। इससे क्या क्या बनता है, फ्यूज्ड मुलेरियन डक्ट, ये डक्ट फॉर्मेशन हो गया। फिर इसका सेप्टिकल रीअब्सॉर्प्शन, ये क्या हो गया, इससे क्या क्या बना है, देखो यूट्रस बना है, फलोपियन ट्यूब्स बनेंगी और यूट्रियस, फलोपियन ट्यूब्स एंड अपर पोर्शन ऑफ वेजाइना, नीचे वाला जो पार्ट है वो अपर पोर्शन ऑफ वेजाइना है, वो बना हुआ है। ठीक है बेसिकली। ठीक है बच्चों, एनोमलीज आर कॉन्जेनाइटल मतलब जो बर्थ से प्रेजेंट होती हैं। ये ऐसा नहीं होता जन्म के बाद ही ये मुलेरियन डक्ट की, क्योंकि जन्म होने से पूर्व ही हमारे सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बन जाते हैं। इसलिए ये सारी एनोमलीज जो होती हैं कॉन्जेनाइटल, यानी कॉन्जेनाइटल मतलब होता है जन्मजात होती हैं। ठीक है, कंडीशंस अफेक्टिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ड्राइव फ्रॉम मुलेरियन डक्ट्स। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो जितने भी अधिकतर देखो मेजर जो बन रहे थे वो कहाँ से बन रहे थे, मुलेरियन डक्ट से। तो बच्चे आगे चल के जो अगर परेशानी होती है फीमेल्स में कि ये डिसफॉर्मेशन हो गया, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होगी, तो मुलेरियन डक्ट के एनोमलीज की वजह से ही होता है। आइए, और कहाँ कहाँ पर ये डिफॉर्मिटी दिखाई पड़ती हैं, यूट्रस में, फलोपियन ट्यूब में, अपर पोर्शन ऑफ वेजाइना में। ठीक है, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं।
ये देखेंगे स्ट्रक्चर में, देखते हैं डायग्राम, देखिए बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला जो अपर पोर्शन है, ये पूरा मुलेरियन डक्ट से बना है। ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? मुलेरियन डक्ट से, मुलेरियन डक्ट से बना हुआ है। ठीक, कहाँ से बना हुआ? मुलेरियन डक्ट से। ठीक है, ये पूरा जो पोर्शन है वो मुलेरियन डक्ट से बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो इतना पोर्शन है मुलेरियन डक्ट से बना हुआ है। इससे क्या? फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी तो गोनेट्स में चली गई। ठीक है, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया और अपर पोर्शन ऑफ वजाइना, ये पूरा कहाँ से बना हुआ है? मुलेरियन डक्ट से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, ये पूरा जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है मुलेरियन डक्ट से बना हुआ है। ठीक है, गोनेट्स तो मेल में टेस्टिस में चेंज हो जाते हैं, फीमेल्स में ओवरीज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो तो गोनेट्स का चला गया। ये जो यहाँ से पोर्शन हुआ, ये वजाइना हो गया, अपर पोर्शन ऑफ वजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स, ये कहाँ से ये सब कहाँ से ड्राइव हुए हैं? ये सब ड्राइव हुए हैं मुलेरियन डक्ट से। ठीक है, मुलेरियन डक्ट्स की मदद, मुलेरियन डक्ट से ये सारी पोर्शंस बनते हैं। इसलिए अगर कोई फीमेल्स में आगे चल के प्रॉब्लम होती है तो इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं मुलेरियन डक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मतलब बनते समय मुलेरियन डक्ट से फ्यूज नहीं हुआ या कोई और प्रॉब्लम हुई, कोई एनॉमलीज हम लोग देखेंगे उन्हें क्लास के अनुसार डिवाइड किया गया। तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं उनको हम लोग अब डिटेल में आगे देखने वाले। ठीक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ASRM के अनुसार क्या क्या एनोमलीज बताई गई हैं, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उनका डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली क्लास है एजेनेसिस हाइपोप्लेसिया ड्यू टू अर्ली डेवलपमेंट फेलियर ऑफ द डक्ट्स, अ यूट्रस इज नॉट आइडेंटिफाइड और द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रूडेंट्री टिश्यूज विदाउट डिफरेंशिएशन में बी प्रेजेंट। इसका ठीक है, इसका मतलब क्या? ड्यू टू अर्ली डेवलपमेंट फेलियर ऑफ डक्ट्स। ये क्या होता है? जब शुरू में बनते समय ही ये जेनेसिस मतलब क्या होता है? मतलब उसकी एजिंग बड़ी जल्दी हो गई, बड़ी जल्दी वो डिजनरेट हो गया। ठीक है, उसका सही से वो जो मुलेरियन डक्ट से जो सही से ऑर्गन्स बनने चाहिए थे वो सही से बन ही नहीं पाए हैं। ठीक है, शुरू में ही कोई दिक्कत हो गई है। A duct is not identified or the small amounts of rudimentary tissue without differentiation may be present. The uterus is not identified. यूट्रस या तो पूरी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना, देखो वहाँ पर देखोगे तो आइडेंटिफाई नहीं होगा। और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रूडिमेंट्री टिश्यू विदाउट डिफरेंशिएशन में भी प्रेजेंट, कुछ अमाउंट में रूडिमेंट्री मतलब कुछ जो अवशेष बचे हुए हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म होगा मेयर्स रोकिंडेसी कस्टर हाउसेस सिंड्रोम, कंबाइंड एजेंसीज ऑफ यूट्रस सर्विक्स एंड द अपर पोर्शन ऑफ वजाइना। इसमें क्या होता है? ये इसका मोस्ट कॉमन है मेयर रोकिंडेंस्की कस्टर हाउसेस सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सब जो होते हैं एजेनेसिस, सब लोग मतलब सारी चीज़ें एब्सेंट होने लगती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एजेनेसिस मतलब उनकी एजिंग बड़ी इतनी तेज हो जाती है कि वो प्रेजेंट नहीं होते हैं वहाँ पर। ठीक है, एजेनेसिस ऑफ यूट्रस सर्विक्स एंड अपर पोर्शन ऑफ वजाइना, यूट्रस सर्विक्स और अपर पोर्शन ऑफ वजाइना। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मल ये है। ठीक है, नॉर्मल यूट्रस ऐसा होना चाहिए। और क्लास फर्स्ट में यूट्राइन हाइपोप्लेक्सिया और एजेनेसिस। यहाँ पर देखिए आप, ना यूट्रस सही से बना है, ठीक है, ना फैलोपियन ट्यूब सही से बने हैं, रूडिमेंट्री हैं। ठीक है, रूडिमेंट्री है, सही से ना यूट्रस बना है। देखो नॉर्मल ऐसा होना चाहिए यूट्रस हमारा। ठीक है, नॉर्मल यूट्रस है ना ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यूट्रस कैसे, और फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह जो बने हैं वो भी ठीक से नहीं बने। फैलोपियन ट्यूब्स का भी स्ट्रक्चर थोड़ा अनडिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ पर ऐसे बनाए गए हैं, ये प्रॉपर शेप में ही नहीं आते होते हैं, या तो एब्सेंट होंगे या तो प्रेजेंट ही नहीं होंगे। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हमें लक्षण दिखाई पड़ेगा? मैनिफेस्ट एट प्यूबर्टी एज प्राइमरी एमनियोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस। ठीक है, विद नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एज ओवेरियन फंक्शन इज प्रेजेंट। इसमें क्या है? ओवेरियन जो फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ओवरी को इसने नहीं डैमेज किया, मेनली जो मुलेरियन डक्ट होता है उसका ओवरी से कोई लेना देना नहीं। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन है, बाकी जो बॉयज़ वगैरह है वो सेकेंडरी जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो सारे प्रिजर्व से नहीं है। वो कहाँ? प्राइमरी एक्टोडर्म से बनती है, इसलिए उनके फंक्शंस प्रिजर्व रहते हैं। ओवरी जो होती है मेनली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करती है, इसी कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी मेंटेन रहते हैं। ठीक है, इन यूट्राइन हाइपोप्लेक्सिया अ स्मॉल बट फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स इज प्रेजेंट। देखो इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं होते, मतलब पूरी तरीके से आपको सही से दिखेंगे नहीं। ठीक है,
नो प्रेगनेंसी कैन हैपन, इस कंडीशन में आप क्योंकि सारी चीज़ें तो एज एन सारी चीज़ें डिजनरेट हो चुकी हैं एक तरीके से, मतलब पूरी तरीके से बनी ही नहीं, तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इसका कॉम्प्लिकेशन ये है, अगर इस प्रकार से कोई महिला पीड़ित है तो उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती बिल्कुल, ठीक है। सेकंड क्लास की बात करेंगे। क्लास सेकंड यूनिकॉर्निएट। यूनिकॉर्निएट का मतलब क्या, रिजल्ट फ्रॉम कंप्लीट अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ द वन ऑफ द मुलेरियन डक्ट। इसमें मुलेरियन डक्ट क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, एक इधर साइड मुलेरियन डक्ट होता है, एक इधर साइड मुलेरियन डक्ट होता है। आपको डायग्राम में पहले बता चुके हैं मुलेरियन डक्ट कैसा होता है, पेयर्स में होता है। एक उसका हॉर्न इधर साइड निकलेगा, एक हॉर्न इधर साइड निकलेगा, मतलब दो बाजुएं होती हैं उसकी, एक इधर बाजू होगी, एक इधर बाजू होगी, ठीक है, डायग्राम में। या फिर क्या होंगे इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, एब्सेंट रूडिमेंट्री हॉर्न, नॉन कैविटी नॉन फंक्शनल रूडिमेंट्री हॉर्न, कैविटी कम्युनिकेटिंग रूडिमेंट्री हॉर्न, और क्या कैविटी नॉन कम्युनिकेटिंग रूडिमेंट्री हॉर्न। इसके सिम्टम्स क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, ये कंडीशंस हो सकती हैं इसके अंदर यूनिकॉर्निएट के अंदर। या तो जो हॉर्न है वो पूरी तरीके से एब्सेंट हो, ठीक है, या नॉन कैविटरी नॉन फंक्शनल रूडिमेंट्री हॉर्न, या क्या हो, मतलब प्रेजेंट तो हो रूडिमेंट्री हॉर्न, मतलब जो उसकी जो सप्लाई कर रहा है ओवरी से लेके जो सप्लाई कर रहा है नीचे यूट्रस तक वो पूरी तरीके से फंक्शन ना हो, ठीक है। नॉन कैविटी, उनकी कैविटी सही से ना बनी हो। कैविटी कम्युनिकेटिंग रूडिमेंट्री हो, या तो कैविटी कम्युनिकेटिंग हो पर वो हॉर्न जो हो वो रूडिमेंट्री हो, ठीक है। कैविटी नॉन कम्युनिकेटिंग रूडिमेंट्री, या कैविटी जो हो नॉन कम्युनिकेटिंग और हॉर्न भी ना प्रेजेंट हो। ये 4 तरीके की लक्षण हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन में रिक्वायर सर्जरी, इसमें अगर आपको सर्जरी करनी ही पड़ेगी। अगर आपने सर्जरी नहीं की, अगर नो सर्जरी आपने सर्जरी नहीं की, रिस्क ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस, प्री टर्म डिलीवरी एक्सेट्रा। अगर आपने यहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता होती है, अगर आपने सर्जरी नहीं की तो क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। नो सर्जरी, अगर आपने सर्जरी नहीं की तो रिस्क ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर में आपकी 9 महीने की प्रेगनेंसी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो ठीक चला जाएगा, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, प्रेगनेंसी लॉस यानी कि गर्भपात होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। प्रीटर्म डिलीवरी, या प्रीटर्म देखो एक होता है प्रीटर्म, एक होता है टर्म, एक होता है पोस्ट टर्म डिलीवरी, ठीक है। प्रीटर्म क्या होता है, मतलब बच्चे का जो 42 हफ्ते होने चाहिए थे वो पूरे 42 हफ्ते पूरे नहीं, उससे पहले ही बच्चे का जन्म हो गया तो उसे प्री टर्म डिलीवरी, उससे पहले भी बच्चे का जन्म होना तो प्री टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी मतलब समय पर हो टर्म डिलीवरी। पोस्ट टर्म मतलब 42 हफ्तों के बाद हो, ठीक है, जो मतलब 8-9 महीने अप्रॉक्सीमेटली इसे निकालोगे, कैलकुलेट करोगे 9 महीने आ जाएगा, ठीक है। 9 महीने बाद डिलीवरी हो, 9 महीने 5 दिन, 9 महीने 10 दिन, इस ये होता है प्री टर्म डिलीवरी, मतलब बच्चा पहले पैदा होगा। अगर बच्चा पहले पैदा होगा तो मामूली बात है, कुपोषित बच्चा पैदा होगा तो उसके रिस्क वहाँ पर वो रिस्क बढ़ जाता है। या तो आप ये तो पूरी तरीके से प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगी या प्री टर्म डिलीवरी होगी, ठीक है। अब यूनिकॉर्निएट को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यूनिकॉर्निएट, ये देखिए यूनिकॉर्निएट में क्या होता है, ये एक एब्सेंट ही होगा। ये देखिए यहाँ पर जो आपको 2 काउंट दिख रहे हैं, ठीक है, 2 काउंट दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 हॉर्न्स दिख रहे हैं, ये पूरी तरीके से 2 हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब्स हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक फेलोपियन ट्यूब ही एब्सेंट होगा पूरी तरीके से, मतलब फेलोपियन ट्यूब जो आगे बनने वाला है उसे पहले हम लोग हॉर्न कहते हैं, ठीक है, बाद में जाके फेलोपियन ट्यूब बनता है। ये पूरा एक हॉर्न ही एब्सेंट होगा। इसमें देखो, इसमें 2 हैं, ठीक है। हाइपोप्लेसिया में एजेनेसिस हो गई, पर ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, लेकिन पूरी तरीके से इनकी एजेनेसिस हो गई, ना यूट्रस सही से बना, ना फेलोपियन ट्यूब सही से बना। इसमें तो एक होगा ही नहीं सीधा, मतलब 2 होने चाहिए फेलोपियन ट्यूब्स, एक होगा ही नहीं आगे चल के, ठीक है। फिर यहाँ पर तो आपको सर्जरी करनी ही पड़ेगी, ठीक है, यही लास्ट ऑप्शन बचता है, ठीक है, ठीक है। फिर आगे और पढ़ते हैं। अगली कंडीशन आती है डायडेल्फाइस, रिजल्ट फ्रॉम द कंप्लीट नॉन फ्यूजन ऑफ द 2 मुलेरियन डक्ट्स। यहाँ पर क्या होता है, मुलेरियन डक्ट्स होता है, उन्हें आपस में फ्यूज होना चाहिए, क्योंकि आपस में फ्यूज होंगे तभी तो जाके यूट्रस में दोनों कंबाइन होंगे ना, क्योंकि मुलेरियन डक्ट्स ओवरी से जब ओवम लाएंगे तो कहाँ लाएंगे, यूट्रस में लाएंगे, तो उनका फ्यूज होना भी जरूरी है। रिजल्ट फॉर कंप्लीट नॉन फ्यूजन ऑफ द नॉन मुलेरियन डक्ट, इसमें क्या होता है, ये दोनों फ्यूज ही नहीं होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। द इंडिविजुअल्स हॉर्न्स आर फुली डेवलप्ड एंड ऑलमोस्ट नॉर्मल इन साइज। ये जो मतलब फेलोपियन ट्यूब जो आगे बनने वाले हैं, जो रूडिमेंट्री इंडिविजुअल हॉर्न्स हैं वही आगे चल के फेलोपियन ट्यूब बनेंगे, वही जो है पूरी तरीके से अभी फुली डेवलप, सही तरीके से डेवलप तो हुए, लेकिन वो अपना अलग अलग ही खेत चला रहा है, ठीक है। उन्हें शायद कायदे में एक साथ फ्यूज होना चाहिए, लेकिन वो फ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन होंगे नॉर्मल इन साइज, जैसे होना चाहिए वैसा होते हैं, ठीक है। द डीप फंडल क्लेफ्ट एंड द 2 सर्वाइक्सेस आर प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होता है, बीच में क्लिफ्ट होगी, क्लिफ्ट माने एक मतलब एक रीजन जैसी होगी जो इन दोनों को सेपरेट करे, ठीक है। और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वजाइनल सेप्टम में भी प्रेजेंट, एक या तो ट्रांसवर्स होगा या लॉन्गिट्यूडनल वजाइनल सेप्टम में भी प्रेजेंट। इसमें क्या क्या कंडीशंस या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने मिले, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस मैंने लिखे हैं वो सब किससे लिखे हैं, रेड से, मतलब ये डेंजर के साइन है, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी, प्रीटर्म डिलीवरी एटसेट्रा विल ऑकर इन फीमेल। देखो या तो
फीमेल इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी या पूरा माध्यता हो सकता है, या हो सकता है महिला गर्भवती ही ना हो पाए कभी, या प्रीटर्म डिलीवरी। ये जो प्रीटर्म डिलीवरी बता दिया कि बच्चे जो स्वाभाविक 9 महीने में जन्म होना चाहिए बच्चे का, 8 महीने में होना चाहिए, वो 7 महीने या 6 महीने में ही हो जा रहा है। या सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी लॉस हो रहा था पहले वाले में। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी लॉस नहीं होता, लेकिन प्रीटर्म डिलीवरी और या तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, बिल्कुल इनफर्टिलिटी कंडीशन आ जाएगी, या फिर प्रीटर्म डिलीवरी होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के बाद, डायडल्फिस क्या कंडीशन होती है। ठीक है, बिना डायग्राम के आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो डायडल्फिस, ये रही कंडीशन डायडल्फिस। ठीक है, ये रही डायडल्फिस कंडीशन। ठीक है, डायडल्फिस बेसिकली ये कंडीशन होती है, देखिए ये यहाँ पर जो ये फ्यूज होने चाहिए थे, यहाँ पर ये जो फ्यूज होने चाहिए थे, दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये दोनों फ्यूज होने चाहिए थे कायदे में। ये दोनों फ्यूज, ये एक ओवरियन डक्ट, मतलब ये वाला जो रूडिमेंट्री हॉर्न है, ये वाला जो हॉर्न है, ये आपस में फ्यूज होने एक कॉमन जगह पर मिलने चाहिए थे। लेकिन इसमें क्या होता है, ये फ्यूज नहीं होते, ये नॉर्मल है, लेकिन अलग ही ये चल रहे हैं। ये अलग चल रहा है अपना, ये अलग ही चल रहा है। ठीक है, ये फ्यूज ही नहीं हुए आपस में फ्यूज नहीं हुए, तो पूरी तरीके से ये जो यूट्रस बनना था वो पूरी तरीके से बनेगा ही नहीं, पूरी डेवलप ही नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी का होना लगभग नामुमकिन, मतलब इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन आ जाती है। इस कंडीशन में आपको सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है, वैसे भी नॉर्मली ये ठीक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, रूडिमेंट्री हॉर्न सही तरीके से प्रेजेंट तो होंगे, लेकिन वो अलग अलग ही होंगे। क्या होंगे, रूडिमेंट्री हॉर्न जो होंगे वो प्रेजेंट तो होंगे, लेकिन अलग अलग ही होंगे, वो आपस में फ्यूज नहीं होने चाहिए। जब तक ये फ्यूज नहीं होंगे तब तक यूट्रस बनेगा ही नहीं, और यूट्रस नहीं बनेगा तो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे और कायदे में ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। अगर जब मिलेंगे नहीं तब तक ये यूट्रस सही से बनेगा नहीं और प्रेगनेंसी हो नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थर्ड कंडीशन। ठीक है, फोर्थ कंडीशन को देखते हैं। बाइकॉर्निएट क्या कंडीशन होती है, ड्यू टू पार्शियल नॉन फ्यूजन ऑफ द मुलेरियन डक्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई गई वो पार्शियल होती है, मतलब फुली नहीं होती है, पार्शियल, मतलब पार्शियल नॉन फ्यूजन। ये फ्यूज तो होते हैं लेकिन पूरी तरीके से फ्यूज नहीं होते आपस में। ठीक है, सर्जरी, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसमें आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। यूट्राइन मेट्रोप्लास्टी, ये वाली यूट्राइन मेट्रोप्लास्टी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, आपको एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्यूज नहीं हुए, इनको पूरी तरीके से आपको सर्जरी करके फ्यूज कराना पड़ेगा। ठीक है, there will be a central myometrium that may extend to the level of the internal cervix as a bicornuate unicollis or the external OS bicornuate bicollis which with a fundal cleft of greater than 1 centimeter deep। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेंट्रल मायोमेट्रियम है दैट में भी एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ द इंटरनल सर्वाइकल ओएस। इंटरनल सर्वाइकल जो ओपनिंग है, इंटरनल सर्वाइकल ओपनिंग है, वहाँ पर जाए, अगर वहाँ एट लेवल पर वहाँ पर हुए तो बाइकॉर्निएट यूनिकॉलिस हो जाएगा। और अगर यही चीज़ एक्सटर्नल ओपनिंग की ओर आगे तो बाइकॉर्निएट बाइकॉलिस हो जाता है। बाइकॉर्निएट बाइकॉलिस हो जाता है। यूनिकॉलिस मतलब सर्वाइकल वाले पार्ट में है, और एक्सटर्नल ओएस पर अगर होगा तो बाइकॉर्निएट बाइकॉलिस हो जाता है विद द फंडल क्लेफ्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। अगर इसकी जो फंडल क्लेफ्ट होती है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीप रहती है। ठीक है, द हॉर्न्स ऑफ द बाइकॉर्निएट यूट्राई आर यूज नॉट एज फुली एंड आर स्मॉलर देन दोज ऑफ डायडल्फिस यूट्राई। इसकी जो बाइकॉर्निएट यूट्राई होती है आर नॉट एज फुली, मतलब फुली डेवलप नहीं होती है, और स्मॉलर देन डायडल्फिस यूट्राई से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, अब क्या कंडीशन होती है उसको डायग्राम से समझने की कोशिश करती हैं। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन होती है एग्जैक्टली फोर्थ वाले में। बाइकॉर्निएट यूट्रस में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर जो यूट्रस बनना चाहिए था, पार्शियल नॉन फ्यूजन, मतलब ये इनका फ्यूज तो हुआ लेकिन सही तरीके से फ्यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो इन्हें फ्यूज होना चाहिए था, सॉरी, इन्हें इस तरीके से फ्यूज होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस तरीके से फ्यूज होना चाहिए, इस तरीके से फ्यूज होना चाहिए था, किस तरीके से, इस तरीके से फ्यूज होना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये फ्यूज़ किस तरीके से हो रहे हैं वो देखते हैं। इसके अगर ये पूरी तरीके से अगर फ्यूज होते तो नॉर्मल इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम बनना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नॉर्मली ये हो किस तरीके से नहीं वो देखते हैं। देखिए पार्शियल नॉन फ्यूजन, मतलब ये फ्यूज तो हुए लेकिन पार्शियल हुआ है इनका। देखिए ये ठीक है, ये क्लिफ्ट बन गई है, ये वाली जो क्लिफ्ट हो गई 1 सेंटीमीटर डीप की बन गई है। ठीक है, यहाँ जो फंडस बनना चाहिए था, यहाँ पर जो फंडस होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, वो फंडस बना ही नहीं है सही तरीके से, और इनकी जो फ्यूजन हुई है वो पूरी तरीके से नहीं हुई। इन कायदे में ये दोनों जो हॉर्न्स हैं ये आपस में यहाँ पर मिलकर यहाँ पर यूट्रस बनाना चाहिए। इन्हें क्या बनाना चाहिए, यहाँ पर यूट्रस बनाना चाहिए, यूट्रस बनाना चाहिए। ठीक है,
क्या होना चाहिए बेसिकली ने यूट्रस होना चाहिए। यहाँ पर ये फ्यूज होके क्या बनाएंगे यूट्रस बना चाहिए यूट्रस, ठीक है, यूट्रस बना चाहिए यहाँ पर फ्यूज होकर यूट्रस बना चाहिए, लेकिन ये यूट्रस बना ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पर जो फंडस होना चाहिए वो फंडस भी एब्सेंट होता है, ठीक है। पार्शियल नॉन फ्यूजन मतलब इनका देखो फ्यूज तो हुए आपस में, देखो ना यहाँ पर फ्यूज हुए हैं। और पहले वाले डायडल्फिस में क्या ये दोनों फ्यूज ही नहीं हो रहे थे। यहाँ डायडल्फिस में हमने क्या कंडीशन देखी थी, ये दोनों आपस में फ्यूज ही नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर पार्शियल नॉन फ्यूजन मतलब फ्यूज तो हो रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से फ्यूज नहीं हो रहे हैं। पार्शियल नॉन फ्यूजन मतलब पूरी तरीके से फ्यूज नहीं हुआ। नॉर्मल में इस तरीके से फ्यूज होना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से फ्यूज हो रहे हैं, पार्शियल नॉन फ्यूजन है। इस कंडीशन को बाई कॉर्निएट यूट्रस कहा जाता है, ठीक है। ये फोर्थ कंडीशन है। फिफ्थ कंडीशन में सेप्टेट यूट्रस, इसमें क्या होता है देखते हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर हम डायग्राम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आप किसी को डाउट रह जाता है तो बाद में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाली कंडीशन आती है septate. This anomaly occurs when the final fibrous septum between the two Mullerian ducts fails to reabsorb. This results in the formation of a uterus that is completely or partially divided into two cavities. इस कंडीशन septate वाली कंडीशन में क्या होता है, the anomaly occurs when the final fibrous septum between the two Mullerian ducts fail to reabsorb. ये जो मुलेरियन डक्ट से जो सेप्टेट बनने वाला था वो पूरी तरीके से रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ। दिस रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस दैट इज कम्प्लीटली और पार्शली डिवाइडेड इनटू टू कैविटी। जो यूट्रस बना हुआ है, जो यूट्रस था, यूट्रस कायदे में एक कैविटी होनी चाहिए। ये यूट्रस इस सेप्टेट वाली कंडीशन में दो कैविटी में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो यूट्रस कायदे में एक कैविटी होनी चाहिए, ठीक है। यूट्रस एक कैविटी होनी है, उसके नीचे वजाइना कैनाल वगैरह होने चाहिए, ठीक है। अपर ओएस लोअर ओएस, ठीक है, लोअर ओपनिंग अपर ओपनिंग ऑफ वजाइना, ठीक है। वहाँ से फिर मतलब फीमेल का एक्सटर्नल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, जो यूट्रस जो बनता है एक सेप्टेट की प्रेजेंट होने की वजह से ये जो यूट्रस बना हुआ है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। सर्जिकल अप्रोच में क्या कर सकते हैं, सेप्टम दो प्रकार का हो सकता है, तो मस्कुलर या तो फाइब्रस, ठीक है। अगर मस्कुलर है तो हिस्ट्रोस्कोपिक अप्रोच करेंगे, अगर फाइब्रस है तो ट्रांस एब्डोमिनल सर्जरी करेंगे, ठीक है। ट्रांस एब्डोमिनल सर्जरी करेंगे। अगर जो सेप्टम बना हुआ है वो फाइबर का बना हुआ है तो हम लोग ट्रांस एब्डोमिनल सर्जरी का अप्रोच करेंगे। अगर मस्कुलर का बना हुआ है तो हिस्ट्रोप्रॉक्सी सर्जरी का अप्रोच करेंगे, ठीक है। फंडर क्लिफ्ट होती है वो फंडर जो क्लिफ्ट होती है वो 1 सेंटीमीटर से कम डीप होती है। इंट्रा म्यूकॉन डिस्टेंस जो होती है लेसर देन 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग सेप्टेट वाली कंडीशन को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है सेप्टेट यूट्रस। सेप्टेट यूट्रस क्या होती है, ये जो कैविटी है इसे एक पार्ट में होना चाहिए, तो एक कैविटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखिए नॉर्मल जो होना चाहिए वो एक कैविटी पार्ट में होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पूरा यूट्रस जो एक कैविटी में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो यूट्रस है वो दो कैविटी में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक कैविटी बन रही है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरी कैविटी बन रही है, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो ऊपर वाले जो पोर्शंस हैं वो भी ठीक से नहीं बनते, ठीक है। यहाँ पर फंडस वगैरह नॉर्मल है, यहाँ पर फंडस ही नहीं था, क्लिफ्ट बन रही थी, यहाँ पर फंडस वगैरह नॉर्मल है, ठीक है। बाकी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं इसकी, ठीक है, ठीक है। ये हो गई सेप्टेट यूट्रस कंडीशंस, ठीक है। अगर हम लोग 6 की बात करें तो आर्क्यूएट के ड्यू टू नियर इनकम्प्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूट्रोवैजाइनल सेप्टम। यहाँ पर यूट्रस और वजाइना का जो सेप्टम होता है वो आपस में उसका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है ड्यू टू नियर कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूट्रोवैजाइनल सेप्टम कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड आइडेंटिशन ऑफ endometrium at the uterine fundus. An arcuate uterus is generally compatible with the normal pregnancy and delivery. इस कंडीशन में क्या होता है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी और डिलीवरी कर सकता है, ठीक है। इस कंडीशन ये ज़्यादा खतरनाक कंडीशन नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर सर्जरी। इस कंडीशन में आपको सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये जो हमने कंडीशन पढ़ाई वैसे ये भी नॉर्मली है, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लेकिन जो पहले वाली पढ़ाई है उनसे ये थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। ये रही आर्क्यूएट यूट्रस। नॉर्मली ये जो सेप्टम है ये जो अलग अलग होना चाहिए था, ये सब एक ही में मिक्स होकर रहता है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये देखिए, इनका रीअब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता है। लेकिन हाँ यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं होती है इस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती।
लास्ट में कंडीशन आती है हमारी डाईथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल रिलेटेड, मतलब डेस रिलेटेड जो एबनॉर्मली है, मतलब डेस क्या है, डाईथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल रिलेटेड, मतलब ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन यूज टू प्रिवेंट मिस कैरेज बिटवीन 1945 टू 1960। ये जो डेस था एक नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन था, ये मिस कैरेज को बचाने के काम आता था 1945 से 1970 में। लेकिन इससे एक समस्या होने लगी आगे चल के। क्या समस्या होने लगी, उस समस्या के सिम्टम्स को देखेंगे, उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है 1945 से 1970 के बीच में, लेकिन इससे आगे चल के प्रॉब्लम्स हुई महिलाओं को, तो उन प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। सिम्टम्स क्या मिले, यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज़, मतलब हाइपोप्लेसिया, टी शेप्ड हो जाती थी यूट्राइन, टी शेप्ड यूट्राइन कैविटी हो जाती थी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या देखने को मिला, इंक्रीज रिस्क ऑफ वजाइनल क्लियर सेल कार्सिनोमा। यहाँ पर क्या होगा, वजाइनल का क्लियर सेल कार्सिनोमा, मतलब वजाइना में कैंसर होने का खतरा बढ़ा। एबनॉर्मल ट्रांसवर्स रिजेस हुड्स एंड स्टेनोसिस ऑफ सर्विक्स, एबनॉर्मल ट्रांसवर्स रिजेस देखने को मिली, हुड्स एंड स्टेनोसिस ऑफ सर्विक्स देखने को मिला, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ एनॉमलीज, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर डायग्नोसिस एनॉमलीज का कैसे डायग्नोसिस करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट वगैरह तो साथ ही में बता दिया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल डेस रिलेटेड, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो प्रॉपर इनका जो शेप बनना चाहिए था, प्रॉपर शेप सही से नहीं बन रहा था, ठीक है। ये एस्ट्रोजन जो मिसकैरेज को बचाने के काम आया था, ये खुद ही जाके चल के प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। ये मतलब इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन महिलाओं में ज़्यादा पैदा कर रहा था, ठीक है। नॉर्मली शुरू में तो इसका सही इस्तेमाल 1945 से 1970 के बीच में इस डेस रिलेटेड, मतलब नॉन एस्ट्रोजन था जो कि प्रेगनेंसी को, मतलब मिसकैरेज को रोकता था, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है, बाद में महिलाओं में इसकी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी गई, ठीक है। फिर इसका डिसकंटिन्यू किया गया। अब आगे चल के क्या और इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन यूज टू प्रिवेंट मिसकैरेज बिटवीन 1945। सिम्टम्स यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज, हाइपोप्लेसिया देखने को मिली, हाइपोप्लेसिया टी शेप्ड यूट्राइन कैविटी। इसकी जो यूट्राइन कैविटी होगी वो कैसी होगी, टी शेप्ड होगी। ये देखिए यूट्राइन कैविटी जो होगी वो टी शेप, नॉर्मली कैसी इस टाइप होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए, लेकिन वो टी शेप की यूट्राइन कैविटी हो गई थी। उसके बाद क्या देखने को मिला, इंक्रीज रिस्क ऑफ वजाइनल क्लियर सेल कार्सिनोमा, वजाइना में कार्सिनोमा देखने को मिला। और एबनॉर्मल ट्रांसवर्स रीजस हुड्स एंड स्टेनोसिस ऑफ सर्विक्स, एबनॉर्मल ट्रांसवर्स रीजस वगैरह देखने को मिली, कहाँ पर, सर्विक्स रीजन, ठीक है। अब हम लोग ये जो डायग्नोसिस ऑफ एनॉमलीज का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, या तो फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरे गाइनोकोलॉजिक अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, उसकी मदद से भी पता चलता है। पेल्विक एमआरआई करते हैं, स्टेर्नोसेल पिनोग्राफी करते हैं, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी जो होता है उसकी मदद से अच्छी तरीके से, मतलब एक अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे कैमरा सेट होता है, उसमें कैमरा लगा हुआ होता है, कैमरा जो होता है वो मॉनिटर सेट होता है, उसके अंदर हम लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को अच्छी एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे एंडोस्कोपी होती है, ठीक है, लेंजियोस्कोपी होती है, अंदर की चीज़ें जिससे देख सकते हैं एक तरीके से। स्कोपी मतलब अंदर की चीज़ें देखें। हिस्ट्रोस्कोपी उसके लिए इस्तेमाल होता है यूट्रस के लिए। यूट्रस को एग्जामिन करने के लिए जो मेथड होता है उसे हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। लेप्रोस्कोपी, ठीक है। ये सबसे अच्छे मेथड है चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए, अगर अंदर कोई एब्नॉर्मलीज वगैरह हो रही है, ठीक है। बाकी एमआरआई वगैरह से भी क्लियर हो जाता है। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं एनॉमलीज के, वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, बस एक बार देख लेते हैं। अबॉर्शन मैंने कहा था फर्स्ट वाले में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो रहा था, ठीक है। पोस्टम हेमोरेज, मतलब बच्चा पैदा, पोस्ट पार्टम हेमोरेज यानी हेमोरेज कंडीशंस आ रही हैं। फीटल मल प्रेजेंटेशंस, मतलब जो बच्चा हो रहा है उसमें काफ़ी बाद में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होता है, मतलब जो लेबर पेन होता है वो बहुत लंबा समय तक चलता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हो गए एनॉमलीज के, जो समस्याएं होती हैं महिलाओं में। उसके यहाँ पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बढ़ा दिया था पूरी अच्छी तरीके से, किस मेल्विन डक्ट से क्या क्या बनता है। ये हो गया हमारा इंटरनल वाला, मॉन्स प्यूबिस हो गया, क्लाइटोरिस हो गई, यूजरल ओपनिंग हो गई, ठीक है। हाइमन हो गया, ये लेबिया माजोरा, लेबिया माइनोरा हो गया, ठीक है। कॉन्जेनिटल के बारे में हमने पढ़ लिया, नॉर्मल यूट्रस, यूट्राइन हाइपोप्लेसिया और एजेंसेस क्या होते हैं, यूनिकॉर्निएट क्या होता है, यूट्रस डायडेल्फिस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने बाइकॉर्निएट के बारे में बताया, सेप्टेट के बारे में बताया, आर्क्विएट के बारे में बताया, डाईथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल ड्रग रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो उसमें टी शेप हो जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है बच्चों। तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इस टॉपिक में कोई रिलेटेड टॉपिक, मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा अलग था, तो इसमें अगर कोई, मैंने पहले बार समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, अगर इसमें फिर भी कोई आपको डाउट उठता है तो मैं उस चीज़ को फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक बार लेक्चर देखिए, 2-3 बार लेक्चर देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप बता दीजिएगा, फिर इस लेक्चर को फिर इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दें, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है।